चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की एक और आ रही है सामने भोपाल से, जहां पर दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कॉन्क्लेव को लेकर बिजनेस इंडस्ट्री का मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव होने वाला है। 2000 से ज्यादा SC/ST कारोबारी शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज कार्यक्रम में शामिल होंगे और आपको बता दें कि कारोबारियों और उद्यमियों से चर्चा करने वाले हैं। भोपाल से ये खबर आपको बता दें, जहां पर दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिजनेस कॉन्क्लेव होने वाला है। बिजनेस इंडस्ट्री का मेगा बिजनेस कॉन्क्लेव होगा। 2000 से ज्यादा SC/ST कारोबारी शिरकत करेंगे। सीएम शिवराज कार्यक्रम में शामिल होंगे और कारोबारियों और उद्यमियों से चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी खबरों पे तमाम अपडेट के साथ सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख करते हैं। कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से, उनसे जानते हैं क्या कुछ आज मध्य प्रदेश में खास होने वाला है। कुलभूषण, क्या कुछ खास आज मध्य प्रदेश में होने वाला है, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे आज राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। यहाँ पे 504 जो डेलीगेट्स बनाए गए हैं, जो कि उनको 17 अक्टूबर को वोट करेंगे, उन डेलीगेट्सों के साथ एक बैठक यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की रखी गई है। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सहित प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल और तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मौजूद रहेंगे। 10:30 बजे दिल्ली से मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल से सीधे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक आयोजित रखी गई है। इसके साथ ही 1:30 पर मीडिया से चर्चा भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं कांग्रेस के नगरीय निकाय सम्मेलन की अगर हम बात करें तो आज एक बड़ी बैठक कांग्रेस ने रखी है और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जुट चुकी है, अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो आज एक बड़ा सम्मेलन नगरीय निकाय का आयोजित किया गया है भोपाल के रविंद्र भवन में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी JP अग्रवाल सहित मध्य प्रदेश के जो महापौर हैं, जो नगरीय निकाय चुनाव पार्षद जो चुनाव जीते हैं, जो चुनाव हारे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस बैठक में, आज की जो बैठक रखी गई है, इस बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है। तो उनसे जो है सीधे प्रभारी और कमलनाथ 1 to 1 चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या कारण हार कर रहा है, क्या समस्या आपके सामने उत्पन्न हुई है। तो ये बड़ी बैठक आज प्रदेश लेवल की आयोजित होती नजर आ रही है। बिल्कुल, कुलभूषण वापस आपके पास आएंगे मध्य प्रदेश के बाद। अब सीधे रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक विश्वकर्मा रायपुर से। दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज सीएम भूपेश बघेल का कई क्षेत्रों में दौरा होने वाला है, सबसे पहले इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, 35वीं कड़ी होगी, 35वां भाग होगा ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात के दौरे का। इससे पहले वो कवर्धा गए थे, कवर्धा के बाद उनको चंद्रपुर जाना था, लेकिन किसी कारणवश मुलायम सिंह की अंत्येष्टि कार्यक्रम में सफाई चले गए, इस वजह से वो कार्यक्रम टल गया था। आज वो फिर निकलेंगे। शक्ति नया जिला बनाया गया, शक्ति जिले के जयजयपुर विकासखंड जाएंगे, मालखरौदा जाएंगे, छछौरा जाएंगे। तो समझा जा सकता है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत कर रहे हैं, तो तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, तमाम ऐसी योजनाएं जो जनता तक पहुंच रही है कि नहीं, उनके लिए जो बनाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जिस शक्ति जिले जाएंगे जयजयपुर, वो BSP का गढ़ है, बहुजन समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आज भी वहां से उनका विधायक है। काशीराम ने जब अपना सबसे पहला चुनाव लड़ा था तो वहीं से लड़ा था। तो समझा जा सकता है कि आज BSP बहुजन समाजवादी पार्टी का जो गढ़ है, वहां वो शिरकत करेंगे और सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उस पर किस तरीके से अमल किया जा रहा है, किस तरीके से अमली जामा पहना जा रहा है, उन योजनाओं का किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, उन तमाम चीजों को चर्चा करेंगे। क्योंकि कवर्धा में हमने देखा किस तरीके से वो जनता के बीच जा रहे थे और पूछ रहे थे, आपका राशन कार्ड बना है, बच्चा आत्मनन जाता है, बच्चों से चर्चा कर लेते हैं कि क्या पढ़ाई हो रही है। तो उन तमाम चीजों की जमीनी स्तर पर बारीकी से वो स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं
हैं, स्वयं चर्चा करते हो। रैंडम, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रैंडम वहाँ के जो ग्रामीण है उनसे चर्चा की जाती है कि हो क्या रहा है, जो मैं दे रहा हूँ वो आपको मिल रहा है कि नहीं, जो योजना है उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। इन तमाम चीजों की जब विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है तो ये पता लग के आता है कि जिस कलेक्टर को, जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है जिलेवार, वो सच में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इन तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी, प्रतिनिधिमंडल से बात की जाएगी और जो संगठन के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनके साथ रात्रि का भोजन किया जाता है। उस भोजन में तमाम चीजों की चर्चा होती है। उसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे। इसकी तरफ बात की जाए तो आरटीआई के लिए पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ देश का छठा ऐसा राज्य बनेगा जहां आरटीआई के आवेदन को आप ऑनलाइन जमा भी कर सकते हैं और उससे जानकारी भी मांग सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण खबर जो छत्तीसगढ़ से, अभी भी कई जगहों पर जो ईडी की रेड पड़ी थी कल तड़के सुबह 5 बजे, वो अभी भी फिलहाल लगातार जारी है। कुछ अधिकारियों के यहाँ से जो ईडी के अधिकारी हैं वो लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी जो कोयला व्यापारी हैं, सीए हैं, वो तमाम लोगों के यहाँ अभी भी जो रेड है, 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी भी ये रेड जारी है। जी बिल्कुल। दीपक आप बने रहिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। कुलभूषण, जैसा कि अभी जो खबरें सामने आ रही है कि दिग्विजय सिंह ने खुद लोगों से ये अपील की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो वोट करें मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन एक तरफ खबर ये भी आ रही थी कि दिग्विजय सिंह काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं, उनकी खींच भी नजर आ रही है। क्या इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास, या ये बात कहां तक कितनी सच है? देखिए, जब दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा पे थे और उस दौरान उनको तत्काल जो है केरल से दिल्ली पहुंचाया गया, दिग्विजय सिंह ने नामांकन दाखिल किया। लेकिन जब G23 की बैठक आयोजित होती है, वो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एकजुट होते हैं और अपने प्रत्याशी को उतारने की बात कहते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि दक्षिण क्षेत्र की अगर हम बात करें, क्योंकि हिंदी बेल्ट में वैसे ही कांग्रेस काफी कमजोर है और दक्षिण बेल्ट में भी कांग्रेस कमजोर हो जाती, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो दक्षिण बेल्ट से आते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी दक्षिण क्षेत्र में काफी मजबूती मिलती है और मल्लिकार्जुन खड़गे से के अध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर से मजबूती मिलेगी। यहाँ पे जो एक पिछड़े वर्ग की बात कही जा रही थी, SC/ST वर्ग की, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे उस वर्ग से आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा। दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो दिग्विजय सिंह को जरूर केरल से दिल्ली पहुंचाया गया था, उन्होंने नामांकन फॉर्म लिया और नामांकन दाखिल नहीं किया हालांकि। लेकिन बात यह है कि दिग्विजय सिंह का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरा रहता है और बीजेपी इसको बहुत अच्छे से बुलाना चाहती है। अगर दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो बीजेपी जो है कांग्रेस पर आक्रामक हो जाती और जो एक हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी होती है, क्योंकि इस समय जो है दिग्विजय सिंह का जो चेहरा है वो मुस्लिम पक्ष के तरफ ज्यादा झुकता हुआ नजर आता है और वो ये कहते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ज्यादातर जो है मुस्लिम समुदाय का साथ देते हुए नजर आते हैं। उसी बात का मुद्दा जो है बीजेपी उठाती है। बीजेपी का ये कहना है कि वो हिंदू विरोधी नेता है, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता और बीजेपी इसको 2023 के विधानसभा चुनाव में भी भुनाती और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भुनाती हुई नजर आती। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कांग्रेस के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से कि उन्हें अब जो है एक ऐसे वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी देना चाहिए जो दक्षिण पर भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके और एक पिछड़े जाति से आए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है उम्मीदवार बनाया गया। तो उन्होंने आज एक दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं, तमाम डेलीगेट्स उनको वोट करें। हालांकि इस बीच शशि थरूर जिन्होंने राष्ट्रीय खबरों के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा रायपुर से लगातार अपडेट के साथ बने हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां किस स्तर पर नजर आ रही हैं, क्योंकि भूपेश बघेल तो लगातार विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनका भेंट मुलाकात जो कार्यक्रम है वो काफी सराहा भी जा रहा है। जी देखिए, 2023 का चुनाव पास ही इसी अक्टूबर में आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद नवंबर में सरकार का फॉर्मेशन हो गया था। अगर इस पूरी कवायद को देखा जाए तो एक साल का समय बहुत कम होता है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि 15 साल के सूखे को खत्म करके कांग्रेस की सरकार बनी थी और इस सरकार में जो मैंडेट भूपेश बघेल की सरकार को मिला था वो आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश से अलग हुए 22 साल हो चुके हैं। 22 साल में इस तरह का मैंडेट कभी भी किसी सरकार को नहीं मिला। 2000 से 2003 तक अजीत जोगी
कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रहते हैं। 2003 के बाद 2018 तक 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है और उसके बाद 2018 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनती है। 71 सीटों का, 90 सीटों वाली विधानसभा में 71 सीटों का मैंडेट मिलता है। 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाती है, 4 सीटें जोगी कांग्रेस के पास जाती है और 2 सीटें अगर बात की जाए तो बहुजन समाजवादी पार्टी के पास जाती है। अब इस पूरी कवायद को अगर समझा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से भेंट मुलाकात चला रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि चुनाव नजदीक है, सरकार की योजनाएं क्या हैं, सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार ने अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए क्या बनाया, ये सब वो खुद पहुंचा रहे हैं, खुद चर्चा कर रहे हैं, खुद मिल रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं और खुद टटोल रहे हैं कि जनता के मन में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि मतदाता वो ग्रामीण आदमी ही देता है, मतदाता वही है जो अंतिम छोर का व्यक्ति है। तो जो मैंने बनाया है क्या वाकई ही उनको मिल रहा है, जो मैंने योजना तैयार की है क्या उनको लाभ मिल रहा है, क्या उनके परिवार को फायदा हो रहा है। क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं, राशन कार्ड बना कि नहीं बना, बच्चे आत्मानंद में पढ़ने जाते हैं कि नहीं जाते, जमीन का पट्टा मिला कि नहीं मिला, धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, राजीव गांधी न्याय योजना का आपको जो राशि है उसका क्या कर रहे हो, गोबर खरीदी से आपको कितना लाभ हुआ है, गोमूत्र खरीदी से कितना पैसा मिला है, ये तमाम चीजें पूछी जाती है। और जब ये पूछी जाती है तो जब वहां के ग्रामीण जवाब देते हैं कि मैंने तो नौकरी छोड़ दी, अब मैं गोबर खरीदी, जो गोधन न्याय योजना उससे मुझे लाभ मिला, मैंने इतना पैसा कमाया, तो मुख्यमंत्री गदगद हो जाते हैं। क्योंकि जब सरकारी योजना का लाभ मतदाता को मिलता है, जो अंतिम छोर पे खड़ा वो व्यक्ति है उसको मिलता है, तो जो सरकारें हैं जो उनका उद्देश्य है कि हमने योजना बनाई, इनको मिल गई, अब हमें चुनाव में फायदा होगा। तो ये जो तमाम कवायद है, इस पूरी कवायद को अगर समझा जाए जी। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ आदिवासियों का गढ़ भी कहा जाता है। ऐसे में आदिवासियों के जो आरक्षण है उसको खत्म करने को लेकर भी अब छत्तीसगढ़ सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। लगातार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपना स्टैंड कोर्ट के सामने क्लियर क्यों नहीं किया। देखिए, ये बहस जिस तरीके से चल रही है, जब से ये फैसला आया है 19 सितंबर के आसपास ये फैसला आया था हाई कोर्ट का, और ये बहस जब से चल रही है इसको अभी फिलहाल तो खत्म होती नजर नहीं आ रही। और इसमें जो आग लगी है, इस बहस में जो आग लगी है, उस चिंगारी के बाद ये बढ़ती चली जा रही है। चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, सब एक दूसरे पे आरोप मढ़ रहे हैं और सब लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस पे काम कर रही है वो सीधा सीधा कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब भी इस बारे में बात होती है तो एक ही लाइन कहते हैं कि हमने तो अपना पक्ष रखा है, जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए और हम इसके लिए अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जो जानकारी निकल के आई, हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मना कर दिया, इसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक है जो आगामी 17 तारीख को, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि इसके लिए आगामी सत्र बुला के चर्चा की जाए। चर्चा करने के बाद कानून पास किया जाए कि आदिवासियों को 58%, क्योंकि अगर समीकरण को समझे तो 30 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं जो आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। तो आप समझ सकते हैं 4 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं और 1 राज्यसभा की कैंडिडेट हैं फूलो देवी नेताम, जो आदिवासी समाज से हैं। तो आप समझिए 35 के आसपास 90 विधानसभा वाली सीटों में, 11 लोकसभा की सीटों में अगर 35 के आसपास सीटें हैं तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी वोट बैंक कितना बड़ा है। और छत्तीसगढ़ के भीतर अगर बात की जाए आदिवासी तो वोट बैंक भी बड़ा है और आदिवासियों को साधने की कोशिश भी सीएम भूपेश बघेल की ओर से की जा रही है। लेकिन अब जो ये चीजें हो रही हैं आरक्षण को लेकर, लगातार आदिवासी समाज उग्र होता जा रहा है, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि इसका असर, या यूं कहें कि इसका बुरा असर आने वाले चुनाव में भूपेश सरकार को भी झेलने को पड़ सकता है। देखिए, अगर जल्दी कोई फैसला नहीं निकला तो मौजूदा सरकार को तो डेंट मिलेगा ही, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे मामले को प्ले कर रही है या पूरे मामले पे काम कर रही है उसको भी डेंट बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को इसको भुनाने का मौका मिल गया है। जी बिल्कुल, वही अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि बीजेपी जिस तरीके से प्ले कर रही है इस पूरे मामले को जिस तरीके से यहाँ पर संपर्क हमारा टूट रहा है हमारे संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर आदिवासियों की ओर से
जो लगातार मांगे की जा रही है आरक्षण को लेकर कि उन्हें फिर से बहाल किया जाए और आरक्षण का जो दायरा है वो भी बढ़ाया जाए, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने कई अहम जानकारियां हमें दी हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना।